नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मध्य प्रदेश एमपी जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ टॉप 50 क्वेश्चन और उसके 3 से 4 फैक्ट, मतलब हर क्वेश्चन के 3 से 4 फैक्ट होने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका अगर इस क्लास से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं हो। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या है भाई साहब? पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात कर रहा है तो क्या होने वाला? आपका बरगद होने वाला। क्या होने वाला? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद होने वाला। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखने वाले। सही उत्तर तो आपका बरगद। बरगद का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है इसकी स्थापना कब हुई, मतलब कब घोषित किया? 1981 में घोषित किया। और यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। इसमें क्या जड़ें और शाखाएं एक दूसरे से जुड़कर एक विशेष संरचना बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनाए गए? खजुराहो के मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित है। ये किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनाया था। किसने भाई साहब? चंदेल शासकों ने बनाया था। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट अपन देखते हैं। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ। ये मंदिर अपनी जटिल मूर्ति और कामुक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें 1986 में, कब भाई साहब? 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्थापित किया। इसमें मूल रूप से कितने 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में कितने 22 से लगाकर 24 तक हैं। ये मंदिर से वैष्णव और जैन धर्म में संबंधित होने वाले। यहाँ एक प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर होने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कौन सा भाई साहब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है? तो यह मंडला और बालाघाट में। कहाँ है? मंडला और बालाघाट। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देखने वाले, तो हमारे साथ बने रहिए। मंडला और बालाघाट में यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा हमारा? ठीक है। इसको कब हमने शामिल किया? प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और यहाँ जो भारत का मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जिसको बेरसिंगा या दलदली हिरण भी बोलते हैं, यहाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहा है तो ये लागू हुआ 1994 में। कब भाई साहब? 1994 में लागू हुआ है। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। ये जो अधिनियम है आपका 1994 में, ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 73वें संविधान संशोधन के बाद क्या है, हमने अनुसूची 11 जोड़ी थी जो पंचायती राज से संबंधित। इसमें 29 विषय हमने जोड़े थे। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। इस अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब सभी को जो क्वेश्चन है आपके मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बनने वाले। अब देखिए, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा हम सभी जानते हैं ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ भाई साहब? ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले, तो ये फैक्ट एक बार देखिए फिर अपन समझते हैं। तो क्या भाई साहब, तानसेन का जो मकबरा है, तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें से शामिल है। इनका जो असली नाम है रामतनु पांडे था। अगर इनकी बात करें तो इनके मकबरे के पास मोहम्मद गोश का मकबरा, किसका भाई साहब? मोहम्मद गोश का मकबरा भी है, जो तानसेन के गुरु माने जाते हैं। अगला क्या, प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है जो संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होने वाला। यह जो तानसेन है ध्रुपद शैली के महान गायक थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं क्या बोलने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ वो तो ध्यान देना है, लेकिन जो फैक्ट बता रहा हूँ वो असली निचोड़ होने वाला आपके लिए। तो इसको ज़रूर देखिए और इस क्लास को आपको 2 से 3 बार ज़रूर देखना है। अगर
ऐसे ही क्लास आपके को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला देखिए, सही उत्तर तो ये हो चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसने बनाया था? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। अशोक कौन है? अशोक मौर्य वंश के प्रतापी राजा है। ठीक है, ये मौर्य वंश की स्थापना की अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देखिए। क्या हो रहा? हाँ, तो अशोक के बारे में फैक्ट। तो महान सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची स्तूप का निर्माण करा। कौन से स्तूप का भाई साहब? सांची स्तूप का निर्माण करा। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यह भारत के सबसे पुराने पत्थर के स्मारकों में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह आपसे पूछ सकता है कहाँ है, तो रायसेन में स्थित है। कहाँ भाई साहब? रायसेन में यह स्थित होने वाला। इसको 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगर इसकी बात करें तो स्तूप के तोरण में भगवान बुद्ध के अवशेष है और सांची का भारत में बौद्ध कला का केंद्र होने वाला है। अगर सांची के स्तूप की बात करें तो यह कौन से नोट पर स्थित है? तो यह 200 के नोट पर स्थित होने वाला। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी की बात कर रहे हैं हम, तो 1984 में हुई थी। इसके बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो अपन देखते हैं। और जो भोपाल गैस त्रासदी की अगर बात करता हूँ भाई साहब, किसकी? भोपाल गैस त्रासदी की। तो यहाँ क्या होने वाला है? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। यह बात करें तो 2 से 3 सितंबर 1984 की रात को हुई थी। इसमें कौन सी गैस थी? तो गैस आपकी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, तो आपका कीटनाशक संयंत्र था। तो ये कंपनी का नाम था। गैस की अगर बात करें मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सी भाई साहब? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो चुका था और उसके बाद ये घटना हुई। यह दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। इस त्रासदी के कारण हजारों लोग की मृत्यु और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो इसका जो कचरा है वो पीथमपुर, मध्य प्रदेश के पीथमपुर में जलाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? क्या भाई साहब? राजकीय पक्षी की बात कर रहा है तो वो कौन सा होने वाला? दूधराज। दूधराज हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भाई वैज्ञानिक नाम, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज किया होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि भाई दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है? दूधराज का वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैप्चर होने वाला। इसको शाह बुलबुल भी बोलते हैं। इसको हमने मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कब घोषित किया? 1985 में घोषित किया। ठीक है, घोषित किया। अगर बात करें, यह पक्षी अपनी लंबी और सुंदर पूंछ के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर नर पक्षी। यह पक्षी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जंगलों और बगीचों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होने वाला। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में हमने 1973 में शामिल किया गया था। यह भी अपन बात कर चुके हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको घोषित कर दिया हमने। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित है? ये जो ज्योतिर्लिंग वाला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की आबकारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में क्या पूछा था कि कितने ज्योतिर्लिंग है? 2 है। और ये कहाँ कहाँ है ये आपसे पूछा था। तो इसके बारे में आप देखिए कहाँ कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में 2, उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में ओंकारेश्वर होने वाला। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर होने वाला है और यह एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग होने वाला। कौन सा? जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग होने वाला। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार का ही होने वाला, मतलब नर्मदा नदी के तट पर ही कौन सा है? तो ये आपका होने वाला ओंकारेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? क्या भाई साहब? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आपका बारहसिंगा होने वाला है। बारहसिंगा के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट अपन देखते हैं। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसेवर्स डुआ ओसेली। क्या? रूसेवर्स डुआ ओसेली। इसकी अपन ने कब बनाया इसको राजकीय पशु? 1981 में बनाया। इसकी पहचान
12 सिंगों से होती है। इसकी पहचान क्या होती है? 12 जो इसके सिंग है उससे इसकी पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भेड़ाघाट में गौरी शंकर का मंदिर किसने बनवाया था? तो भेड़ाघाट में गौरी शंकर का मंदिर किसने बनाया था? तो कलचुरी वंश ने। आंसर सही उत्तर ही आपको दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं। किसने बनाया था? कलचुरी वंश ने इसकी बनाया था। कलचुरी वंश की बात करें तो यह मंदिर, ठीक है, यह मंदिर जो है जबलपुर के भेड़ाघाट के पास स्थित है। 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश ने बनाया था। यह मंदिर रानी दुर्गावती के समय में एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना। 64 योगिनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह मंदिर नर्मदा नदी के तट संगमरमर की चट्टानों के पास स्थित होने वाला। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ होना? रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल की बात कर रहे हैं अपन, तो ये कहाँ होने वाला आपका? ये आपका ग्वालियर में होने वाला। कहाँ भाई साहब? ग्वालियर में होने वाला। बहुत सारे क्या है स्टूडेंट झांसी लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ होने वाला? ग्वालियर होने वाला है। अब इसके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर इसकी बात करें, उन्होंने ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करी। उनके समाधि ग्वालियर में फूलबाग क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में? फूलबाग क्षेत्र में स्थित है। समाधि स्थल के पास रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक भी है। यह स्थल ग्वालियर में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारे। अगला क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस नदी पर रखा गया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका पेंच नदी के नाम पर रखा गया। अब इसके से जुड़े फैक्ट देखिए। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ है भाई साहब? सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में यह स्थित होने वाला है। अगर इसकी बात करें, पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है। इसे 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ आपके प्रमुख बुक है द जंगल बुक की कहानी से प्रेरित, क्योंकि इस क्षेत्र में रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी कहानी लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? क्या वैसा मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य की बात कर रहा है, तो वो कौन सा होने वाला? माच होने वाला। कौन सा वैसा? माच होने वाला। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। माच एक पारंपरिक लोक नृत्य जो मालवा क्षेत्र में, आपसे पूछता है कि माच जो है किस क्षेत्र में होता है, तो मालवा क्षेत्र में होता है। यह धार्मिक और पौराणिक कहानियों पर आधारित होता है। माच में संगीत, नृत्य और संवाद का मिश्रण होता है। यह मुख्य रूप से रात भर होता है। इसका मंचन अक्सर खुले मैदान में किया जाता है। ये क्या है भाई साहब? माच होता है। ये जो फैक्ट है डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगला है, मध्य प्रदेश क्या है साहब? मध्य प्रदेश सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सबसे कम आपकी भिंड में होती है, सबसे अधिक पंचमढ़ी में होती है। अब देखिए अगला क्या है? भिंड में सबसे कम वर्षा होती है, औसतन 55 सेंटीमीटर से कम। यह क्षेत्र मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। इसके विपरीत पंचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र को चंबल नदी बहती है। कौन से? भिंड क्षेत्र में। यह क्षेत्र में मिट्टी की कटाव, सोइल इरोजन के लिए जाना जाता है, आपका भिंड वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मध्य प्रदेश का अगर आपने देखा हो शुरू से लास्ट तक, तो अपन ने मध्य प्रदेश के सभी फैक्ट लगभग कर लिए, जैसे राजकीय वृक्ष, पक्षी, पशु, उनके वैज्ञानिक नाम। अब अपन ने राष्ट्रीय खेल ले लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये हमने कब शामिल किया गया ये भी क्वेश्चन, तो पहले बात करते कौन सा है? मलखम होने वाला। कौन सा है भाई साहब? मलखम होने वाला। अब हमने कब शामिल किया गया? तो मलखम को 2013, कब? 2013 को मध्य प्रदेश राजकीय खेल घोषित किया गया। यह एक पारंपरिक, क्या भाई साहब? पारंपरिक भारतीय खेल है, जिसमें जिम्नास्टिक के करतब दिखाए जाते हैं। इस खेल में उज्जैन एक प्रमुख केंद्र होने वाला। जो मलखम है इसमें उज्जैन प्रमुख आपका केंद्र होने वाला है। अब बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने इस खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रभात जोशी पुरस्कार की शुरुआत आपकी की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में इंदिरा, क्या भाई साहब? मध्य प्रदेश में आपका इंदिरा सागर बांध। कौन सा बांध? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी में खंडवा का पुनासा में होने वाला, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध होने वाला। इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में पुनासा के निकट पुनासा में होने वाला। यह एमपी नर्मदा नदी पर बनाया सबसे बड़ा बांध मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। अगर यह ओवरऑल इंडिया की बात करता
कौन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध होने वाला है। इस बांध के पीछे जलाशय इंदिरा सागर जलाशय होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट किस नदी के तट पर होने वाला है? भेड़ाघाट आपका नर्मदा नदी के तट पर होने वाला, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब भेड़ाघाट जबलपुर के पास स्थित है। कहाँ भाई साहब? भेड़ाघाट आपका जबलपुर के पास स्थित होने वाला है। यहाँ नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर गुजरती है और यहाँ प्रमुख आकर्षक क्या है? धुआंधार जलप्रपात। भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर भी है और बंदर कुदनी जैसे स्थल आपके भेड़ाघाट में देखने को मिलते हैं। ये भाई साहब बंदर कुदनी और आपके 64 योगिनी जो मंदिर है, ये आपकी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछने की भरपूर संभावना होने वाली। अब देखिए, मध्य प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में जो हीरा है आपका पन्ना क्षेत्र में पाया जाता है, सभी जानते हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ फैक्ट आपको याद होने चाहिए। पन्ना को हीरा नगरी के नाम से जानते हैं। यह भारत का एकमात्र सक्रिय हीरा खदान। कौन सी? भारत की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान आपकी पन्ना होने वाली। इसमें खनन कौन करता है? राष्ट्रीय खनन विकास निगम करता है, हीरे का उत्खनन करता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यही आपका स्थित होने वाला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वो होने वाली है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की अगर बारे में बात करें तो यह पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण सबसे बड़ी नदी होने वाली है। अगर बात करें भारत की कौन से नंबर पर, अगर लंबाई के हिसाब से बात करें तो 5वें नंबर की नदी होने वाली। अब बात करें नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जिसमें 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह अमरकंटक से निकलती, कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती। क्या है भाई साहब? जो आपकी खंबात की खाड़ी, मतलब खंबात की खाड़ी में क्या डेल्टा नहीं या एस्चुरी आपकी बनाती है। और खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर साइड एक और नदी बहती गिरती है, वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा स्थल है आपका, कौन सा शहर है? तो सूरत होने वाला, वो क्वेश्चन आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका की गुफा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफा आपकी कहाँ होने वाली है? रायसेन में होने वाली। कहाँ भाई साहब? रायसेन में होने वाली। अब देखिए कि रायसेन भीमबेटका गुफा अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह पूरा पाषाण काल में से मध्य युगीन काल तक के हैं। इसे 2003 में यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2003 में हमारा शामिल किया गया। इन चित्रों में मानव जीवन, शिकार और जानवरों का चित्रण मिलता है आपको। इन गुफा की खोज 1957-58 में विष्णुधर वीएस वाकणकर, मतलब विष्णुधर वाकणकर ने की थी। यह स्थल विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित होने वाला आपका भीमबेटका की गुफा है। अब बढ़ते हैं, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? उदयगिरी की गुफाएं आपकी अगर बात करूं मैं तो ये कहाँ होने वाली? विदिशा में। उदयगिरी की गुफा कहाँ होने वाली? विदिशा में होने वाली। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट अपन देखने वाले। उदयगिरी की गुफाएं आपकी विदिशा के पास स्थित है और ये गुप्त काल से संबंधित। किससे भाई साहब? गुप्त काल से संबंधित होने वाली। ये 20 गुफा है, उसमें से अधिकांश जैन और हिंदू धर्म से संबंधित होने वाला। इसमें जो गुफा नंबर आपकी 5 है, विष्णु के वाराह अवतार की एक बड़ी मूर्ति है। विष्णु की जो वाराह अवतार है उसमें एक बड़ी मूर्ति है। यह गुफाएं गुप्त काल की कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इस स्थल गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित होने वाला है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश का तुलसी शोध संस्थान, क्या मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान आपका कहाँ है? तो चित्रकूट में होने वाला। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं। तो तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में स्थित है। यह सतना जिले के अंडर में आता है, मतलब सतना में भी चित्रकूट, सतना के अंडर चित्रकूट आता है, तो ये वहाँ होने वाला। संस्थान तुलसीदास के जीवन और कार्यों के लिए शोध करता है। चित्रकूट एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक है। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। मंदाकिनी नदी ये मध्य प्रदेश वाली होने वाली, वहाँ वाली नहीं, उत्तराखंड वाली, वो अलग है और ये अलग है। और यहाँ भगवान राम के वनवास की महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने रामायण, अगर ये चीज़ें पढ़ी हैं
तो वहाँ आपसे पूछता है कि भगवान राम ने मंदाकिनी नदी पार करी थी, तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि जो गंगा नदी वो पार करी थी, तो गंगा नदी उस साइड जो मंदाकिनी वाला पार्ट है वो पार करी थी, लेकिन कौन सी मंदाकिनी करी थी, ये मध्य प्रदेश में जो बहती है मंदाकिनी वो वाली पार आपकी करी थी। ये क्वेश्चन आपसे बनता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा? क्या भाई साहब भारत का एकमात्र हिल स्टेशन आपका कौन सा होने वाला? तो वो पंचमढ़ी होने वाला। पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, वो कौन सी, वो उसके बारे में भी बात करने वाले। वो धूपगढ़ है ऐसे तो। पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी है। क्या भाई साहब पंचमढ़ी जो है आपकी सतपुड़ा की रानी है। यह नर्मदापुरम जिले की सतपुड़ा पर्वत माला में स्थित है। धूपगढ़ नामक, कौन सी, धूपगढ़ नामक मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यहाँ आपकी मिलती है। यहाँ जो है पंचमढ़ी में आपको पांडव गुफाएं प्रमुख पर्यटन स्थल होने वाला। तो पांडव गुफाएं आपकी कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन बनता है, तो पंचमढ़ी में मिलती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा होने वाला? क्या भाई साहब मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा होने वाला? तो इंदौर होने वाला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला मध्य प्रदेश होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके फैक्ट देख लेते हैं। इसके फैक्ट देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या भाई साहब 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह तो क्लियर हो चुका होगा। यह मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, लगातार 8वीं बार ये बना है। यहाँ IIM और IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान है। यह शहर हर खान पान के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, किस शहर में 56 दुकान है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। ये कहाँ है, तो आपका 56 दुकान इंदौर में, और सराफा बाजार भी आपका इंदौर में होने वाला, क्योंकि यहाँ मोदी जी आए थे सराफा और 56 दुकान देखने, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में ताप्ती का उद्गम आपका कहाँ से होता है भाई साहब? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपका बैतूल होने वाला। कहाँ? बैतूल से आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होने वाला। ये भी आपके कहाँ गिरती है, तो आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। कहाँ से? बैतूल जिले के अंदर भी मुल्ताई से आपका होता है। नर्मदा नदी की समांतर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती। समांतर बोले तो नर्मदा जैसे जैसे जाती है वैसे वैसे ये भी जाती है, ठीक है, समांतर बहती है। यह एस्चुरी बनाती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इसको जो आपकी ताप्ती नदी है इसको सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। और सूरत जो शहर है वो किस नदी के तट पर है? तो ताप्ती नदी के तट पर आपका सूरत शहर होने वाला है। अब देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन से होने वाला है? तो ये सिंगरौली होने वाला। कौन सा? सिंगरौली। तो ये, और सिंगरौली को क्या बोलते हैं? सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जानते हैं सिंगरौली को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? राजकीय नाट्य की बात कर रहा है, तो यह राजकीय नाट्य आपका मार्च होने वाला। ये तो अपन क्वेश्चन कवर कर चुके, तो आप देख लेना। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह कहाँ होता? तो तानसेन समारोह कहाँ होता है? तो ये ग्वालियर में होता है आपका तानसेन समारोह। तानसेन समारोह से जुड़े कुछ फैक्ट अपन देखते हैं। तानसेन समारोह हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता है। यह तानसेन की समाधि के पास आयोजित किया जाता है। यह भारत के सबसे बड़े संगीत समारोह में से एक होने वाला तानसेन समारोह। इसमें देश भर के प्रसिद्ध संगीतकार भाग लेते हैं। यह समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित होने वाला है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या होने वाली? अब अपन ने मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कवर की है, तो ये इसको महासिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासिर बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना, टोर। क्या होता है इसका? टोर वैज्ञानिक नाम होता है। इसको हमने 2011 में मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया था। यह नर्मदा नदी में पाई जाती है मेनली, और इसे नदी का बाघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासिर जो मछली है इसको नदी का बाघ बोलते हैं। यह मीठे पानी में पाई जाती है आपकी मछली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य क्या है? मटकी। सभी जानते हैं अपन मालवा से, तो मालवा की मटकी, इसमें महिलाएं करती है इसको। तो मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है आपका। यह 16 श्रृंगार नृत्य है जो शुभ अवसरों पर किया जाता है आपका मटकी। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर मटकी रखकर नाचती हैं। इसे एकल नृत्य भी कहा जाता है। मटकी नृत्य को क्या बोलते हैं भाई साहब? एकल नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में तात्या टोपे की समाधि कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जो तात्या टोपे हैं इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि आपकी कहाँ होने वाली भाई साहब? तो इनकी समाधि शिवपुरी में होने वाली है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, शिवपुरी। बिल्कुल शिवपुरी में होने वाली है। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें 1859 में शिवपुरी में फांसी दे दी गई। उनका असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। तात्या टोपे क्या असली नाम? रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। वे रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ओरछा शहर किस नदी के तट पर होने वाला? तो ओरछा शहर आपका नर्मदा नदी के तट पर होने, नहीं, ओरछा कहाँ भाई साहब? ओरछा की अगर बात करता हूँ तो ओरछा अगर बात करें तो ओरछा नदी बेतवा नदी के तट पर होने वाला। ओरछा कहाँ? ओरछा आपका बेतवा नदी के तट पर होने वाला है। अब देखते हैं, ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर है। इसका निर्माण किसने करा था? बुंदेला राजवंश ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ राम राजा मंदिर, जहांगीर महल और छतरी जैसे प्रसिद्ध हैं। ओरछा को बुंदेला शासकों की राजधानी के रूप में भी जानते हैं। ओरछा को किस नाम से जानते हैं? बुंदेला जो राजधानी के शासकों के रूप में जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, मध्य प्रदेश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन होने वाला? तो सबसे बड़ा उत्पादक की अगर बात करें तो होशंगाबाद। इसको नर्मदापुरम के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में होशंगाबाद को हम नर्मदापुरम बोलते हैं। होशंगाबाद जिले को गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे ऊपर माना जाता है। अगर इसकी बात करें तो नर्मदा नदी की उपजाऊ मिट्टी के कारण गेहूं की अच्छी फसल होती है। यह मध्य प्रदेश में गेहूं का भंडार कहा जाता है। यहाँ सरबती गेहूं की किस्म सबसे प्रसिद्ध है। अगर इसे मध्य प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल होने वाली। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश का जो पाताल पानी जलप्रपात है यह कहाँ होने वाला? तो यह आपका इंदौर में होने वाला। इंदौर में यह कहाँ है? पाताल पानी जलप्रपात आपका इंदौर में। तो ये फैक्ट आपका बनता है। पाताल पानी के बारे में बात कर दें तो यह इंदौर के पास स्थित होने वाला। यह एक मौसमी जलप्रपात है, मतलब बरसात वाले मौसम में ही होता है, मानसून के दौरान सक्रिय होता है। इसका नाम पाताल पानी है। इसका नाम क्या है? साहब पाताल पानी है, क्योंकि यहाँ पानी की सबसे गहरी खाई गिरती है। अब बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई साहब? मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है यह किस जिले में स्थित होने वाला? तो बांधवगढ़ आपका कहाँ होने वाला? तो उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका उमरिया में होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में होने वाले। बांधवगढ़ इसका नाम बांधवगढ़ किले के नाम पर रखा गया जो इस उद्यान के अंदर स्थित है। यह सफ़ेद बाघों के लिए भी जाना जाता है। पहली बार यहाँ देखा गया 1993 में हमने क्या प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया हमने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। अब बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में चंबल घाटी परियोजना किस राज्य? चंबल घाटी परियोजना मेनली आपकी मध्य प्रदेश और गुजरात की राजस्थान की होने वाली, क्योंकि मेनली कहाँ चंबल आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित होने वाली। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान संयुक्त परियोजना होने वाली। यह सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मिट्टी के कटाव को रोकती है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा सागर बांध राजस्थान में, जवाहर सागर बांध राजस्थान के प्रमुख बांध बनाए गए। इसकी परियोजना 1954 में शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1954 में इसकी परियोजना शुरू हुई। यह जो चंबल नदी है यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी होने वाली है। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो है, भोपाल गैस त्रासदी में जहरीली गैस का रिसाव हुआ। तो भोपाल गैस त्रासदी में अपन बात कर चुके थे कि मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह जो त्रासदी है 2 से 3 सितंबर 1984 में हुई थी। इसमें कौन सी कंपनी में रिसाव हुआ था?
तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में रिसा हुआ था। यह दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा में से एक होने वाली है। इसमें क्या हुआ था, हजारों लोग की मौत हो गई थी और लाखों लोग प्रभावित हो गया था। इस घटना के बाद पर्यावरण सुरक्षा कानून में सुधार हुआ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका जहरीला कचरा था उसका निपटान वर्तमान में कहाँ किया जा रहा है, तो पीथमपुर में किया जा रहा है। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस प्रकार के, मतलब सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं, तो आपके उष्ण कटिबंधित शुष्क पर्णपाती वन। ये जो है शुष्क पर्णपाती वन आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ वर्षा मतलब एक फिक्स मौसम में होती, तो वहाँ आपके शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के लगभग 50% वन क्षेत्र में उष्ण कटिबंधित शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में आपके सागौन, साल और बांस जैसे पेड़ हैं। ये वन 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन से हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा वन वाला एरिया कौन सा होने वाला है, मध्य प्रदेश होने वाला। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला। क्या भाई साहब, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन होने वाला, तो भोपाल होने वाला। क्या होने वाला, भोपाल होने वाला है, तो भोपाल आपका करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल में महिला साक्षरता दर क्या रही थी, 74.9 रही थी। यह जिला कुल साक्षरता में भी शीर्ष जिलों में से एक था। शीर्ष इसमें क्या, भोपाल में कई शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र हैं। अगर इस शहर की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा भी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित होने वाला, तो आपके भोपाल में स्थित होने वाला। अब बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भेड़ाघाट का गौरी शंकर का मंदिर किस राजवंश ने बनाया था। गौरी शंकर का मंदिर किसने बनाया था, तो कलचुरी वंश ने बनाया था। भाई साहब किसने बनाया था, कलचुरी वंश ने बनाया था। तो ये देखिए, यह मंदिर जबलपुर के पास भेड़ाघाट में स्थित है। यह 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर रानी जो दुर्गावती थी आपकी गोंड वंश की रानी थी, तो यह भी महत्वपूर्ण है। 64 योगिनी मंदिर आपका कहाँ, भेड़ाघाट में होने वाला। यह मंदिर नर्मदा नदी के तट पर संगमरमर जो है, भेड़ाघाट में संगमरमर भी है, तो वहाँ होने वाला, उस चट्टानों के पास स्थित होने वाला। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति, मतलब एसटी की बात करें, सबसे बड़ा एसटी जनजाति समूह कौन सा होने वाला, भील होने वाली। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वह कौन सी है, तो भील आपकी होने वाली। अब इससे के बारे में अपन देखते हैं। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अब क्या है, मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश, झाबुआ, अलीराजपुर, धार में निवास करती है आपकी भील जनजाति। भगोरिया इनका प्रमुख त्योहार होने वाला। भील जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन, भगोरिया होने वाला। यह तीर अंदाजी में कुशल है। भीली बोली इनकी प्रमुख भाषा, कौन सी बोली, भीली बोली जो है इनकी प्रमुख भाषा होने वाली। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो वो कौन सा होने वाला, बालाघाट आपका होने वाला। बालाघाट से जुड़े कुछ फैक्ट देखने वाले हैं। तो बालाघाट 2011 की जनगणना के अनुसार बालाघाट का जो लिंगानुपात है क्या था भाई साहब, 1021 था, जो प्रति 1000 पुरुष पर निकाला जाता। यह मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला होने वाला। अगर यहाँ बात करें चावल और मैंगनीज के उत्पादन में बालाघाट प्रमुख होने वाला। यह जिला महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से सीमा सटा है। यहाँ पर वन क्षेत्र भी सबसे अधिक आपको मिलता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा होने वाला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की अगर बात करें तो इटारसी रेलवे स्टेशन होने वाला। यह पहले भारत का भी सबसे बड़ा होने वाला। यह क्या था, सबसे पहले भारत का भी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन था, लेकिन वर्तमान में कौन है, वर्तमान में सिर्फ मध्य प्रदेश का ही होने वाला है। होशंगाबाद, यह इटारसी, ठीक है। होशंगाबाद का नया नाम क्या है, नर्मदापुरम कर दिया है। तो ये बात आपको याद रखनी कि होशंगाबाद का नया नाम क्या है, नर्मदापुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के का उर्वरक उद्योग कहाँ है, तो ये आपका गुना होने वाला। कहाँ होने वाला, गुना में होने वाला। गुना में क्या है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड संयंत्र है। यह यूरिया का उत्पादन में है।
गुना जिला पार्वती नदी के किनारे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गुना है किस नदी के तट पर होने वाला है, तो पार्वती नदी के तट पर आपका गुना होने वाला। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जिला कौन है। तो मध्य प्रदेश में आपका सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जिला कौन है, तो ये होने वाला उज्जैन। कौन सा होने वाला, उज्जैन होने वाला। उज्जैन के बारे में अपन बात कर चुके हैं और देख लेते हैं। उज्जैन सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का शीर्ष स्थान रखता है। अगर यहाँ बात करें तो सोयाबीन राज्य आपका मध्य प्रदेश होता है। अगर मालवा क्षेत्र में स्थित है, सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन मध्य प्रदेश का प्रमुख फसल है। सोयाबीन प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत होने वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में आपकी चंदेरी सभी जानते हैं साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदेरी किस लिए, साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी की अगर बात करें तो चंदेरी अपने हाथ से बनी रेशमी और सूती साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह अशोकनगर जिले में आता है। किस जिले में भाई साहब, अशोकनगर जिले में आता है। चंदेरी की साड़ियाँ और भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ से चंदेरी का किला और कौशल महल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौशल महल कहाँ है, तो चंदेरी में है। किस जिले में है, तो अशोकनगर में है। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो नर्मदा घाटी परियोजना आपकी सबसे बड़ी होने वाली है। तो नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर बांध जैसे बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, पीने के लिए पानी, इसका प्रमुख उद्देश्य होने वाला। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में से एक होने वाली है। अगर इसकी बात करें जिसमें लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा चुका है अभी तक। अगला देखिए। मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला। तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे कम साक्षरता वाला जिला बात करें तो वो आपका अलीराजपुर होने वाला। अलीराजपुर का नया नाम क्या है, अलीराजपुर। क्या है भाई साहब, अलीराजपुर होने वाला है। यहाँ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जो है सबसे कम साक्षरता 36.1% होने वाली है। यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कौन सा, अलीराजपुर। इसमें भगोरिया नामक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। यह गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। इसमें भील जनजाति आबादी सबसे अधिक होने वाली। अब बढ़े अगले फैक्ट की ओर। अगला है मध्य प्रदेश का मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका इंदौर, उज्जैन और मांडू सभी में मनाया जाता है मालवा उत्सव। तो ये चीज़ थी। तो मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडू में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव मालवा क्षेत्र की संस्कृति, कला और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक कला प्रदर्शन किया जाता है आपका। यह उत्सव पर्यटकों और आकर्षित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह उत्सव नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है, नवंबर-दिसंबर में आपका आयोजित किया जाता है। अब बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ होने वाला है। तो यह आपका इंदौर में होने वाला। कहाँ भाई साहब, यह आपका इंदौर में होने वाला है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट अपन देखने वाले हैं। तो ये फैक्ट देखिए। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित होने वाला है। इसकी स्थापना 1987 में कब हुई, 1987 में इसकी स्थापना हुई। सोयाबीन की नई किस्मों का विकास और अनुसंधान का काम करता है। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश को हम सोयाबीन राज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी हम बोलते हैं। और यह भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश को हरदई बाघ स्टेट, तेंदुआ स्टेट, चीता स्टेट, इन नामों से जानते हैं। तो ये थी हमारी क्लास भाई साहब। तो ये हमारे जो एमपी जीके की क्लास आपको कैसी क्या लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।